हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहे थे मेंस वाले, उनको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। हमारा जो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का चैप्टर चल रहा था बच्चों। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू मेटल सरफेस। देखो भाई, मेटल की दो सरफेस है, एक ए है और एक बी है। उनके अलग अलग वर्क फंक्शन दे रखे। ए का वर्क फंक्शन फाई ए वो तो दिया है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी का वर्क फंक्शन फाई बी वो दिया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि इनकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, पहले वाले की मान लो लैम्डा ए और दूसरे सरफेस की लैम्डा बी, इनका डिफरेंस बताना है बच्चों। इनका डिफरेंस मतलब लैम्डा ए और माइनस में लैम्डा बी, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलो लैम्डा ए निकाल लो पहले। अच्छा, आपको वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता होगा। अगर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला याद हो, मैं साइड में लिखता हूं। वर्क फंक्शन होता था एच सी बटे लैम्डा नॉट। एच और सी तो कांस्टेंट है। एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और बटे में लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट है उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ठीक है, तो अगर मैं यहां से लैम्डा नोट का फॉर्मूला निकालूं तो वो आएगा एच सी बटे में फाई, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहली सरफेस की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लो, लैम्डा ए बराबर एच सी बटे में फाई ए। ऐसे ही दूसरी सरफेस की वेवलेंथ लैम्डा बी बराबर एच सी बटे में फाई बी। अब दोनों का कर दो डिफरेंस, लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, तो ये आ जाएगा एच सी बटे में फाई ए माइनस एच सी बटे में फाई बी। एच सी को ले लो कॉमन, 1 बटे में फाई ए माइनस 1 बटे फाई बी। ठीक बच्चों, अब यहां से एच सी 1 अपॉन फाई ए का वैल्यू रखो, देखो कितना है। फाई ए तो है सर 9, और माइनस फाई बी का वैल्यू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इसकी वैल्यू। ओके, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एच सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 1242, 1242, और इसका एलसीएम ले लिया 9। 9 से इसको डिवाइड किया तो 1, माइनस इससे डिवाइड किया तो 2। ये आ गया सॉल्व करके, इधर लिख दे रहा हूं मैं। लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी की वैल्यू, ये हो गया लैम्डा बी। ये आ गया माइनस का वो 1242, और इनटू में माइनस का 1/9। माइनस का मतलब कुछ नहीं है, डिफरेंस है तो माइनस को छोड़ सकते हो। तो सीधा सीधा 1242 बटे में 9 आ गया। 9 से इसको कट कर लो, 9 1 जा 9, बचता है आपका 3, 9 3 जा 27, आगे बचता है 72, 9 8 जा 72, 138 आ गया भाई साहब आपका। और नैनोमीटर में आएगा ये, नैनोमीटर। ठीक, क्योंकि क्यों आया नैनोमीटर में, क्योंकि एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू हमेशा नैनोमीटर में आती है। तो 138 नैनोमीटर। आसान सवाल था, बस आपको ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया है, इसने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, infrared rays and ultraviolet rays. Ultraviolet rays are the most effective for the emission of electrons from a metallic surface. देखो आपको बताएं, इन तीनों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास होती है, अल्ट्रावायलेट रेज के पास। मतलब माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेड, इन तीनों में
इंफ्रारेड रेज, इन तीनों में सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज के पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ेगा सर? फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपकी फोटोन की एनर्जी के प्रोपोर्शनल। देखो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E बराबर एच न्यू। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, देखो ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, तो उसकी फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालोगे और उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। ठीक है ना भाई, कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है फ्री, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए उन पे फोटोन डालना पड़ेगा। अब फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें एक अच्छे एनर्जी वाले फोटोन की जरूरत पड़ती है। तो इन तीनों में हमारे लिए कौन बेहतर है? अल्ट्रावायलेट रेज का फोटोन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में। Above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of photoelectron is inversely proportional to the frequency of incident light। गलत। कैसे? जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी निकलने की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है एच सी, एच न्यू कह लो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहां न्यू तो है डाले गए फोटोन की फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि इक्वेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और न्यू आपस में प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा अब जब आप इसमें से सेलेक्ट कर लो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 सेकंड इज फॉल्स। पहला ही हमारे पास ऑप्शन हो गया। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, गलत है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, ये याद रखना कि कैसे होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसने क्या बोला, एन एटम एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। एक एटम है, ये रहा, उसने उसके ऊपर एक हमने वो डाला फोटोन, उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। ठीक है, तो उसने क्या है, फोटोन डलने से उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली उसने, मान लो E1। तो एब्जॉर्ब एनर्जी निकाल लो एटम की, एटम ने, ये एटम है और इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कितनी हो गई, एच सी बटे में लैम्डा, मतलब E1 की वैल्यू आ गई एच सी बटे लैम्डा। ठीक है, अब फिर क्या किया इसने, फिर इसने एटम ने एक अपने अंदर से फोटोन को निकाल दिया, इमिट कर दिया। क्या इमिट कर दिया, लैम्डा 1 कह दो पहले वाले को और दूसरे वाले को लैम्डा 2 का फोटोन इसने इमिट कर दिया। कितना, 600 नैनोमीटर का फोटोन इसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में इसने कुछ कुछ एनर्जी बाहर निकाली होगी E2। ठीक है, तो अब इन्होंने ये पूछा है कि इसने नेट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो पहले इसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और दूसरे स्टेप में इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल दी, तो नेट एब्जॉर्ब कितनी की, एब्जॉर्ब, तो आप ऐसे कर लोगे सर, 10 तो इसने एब्जॉर्ब की थी, 4 निकाल दी, तो नेट कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो बस इसी तरीके से आप कर सकते हो फॉर्मूले में।
पहली बार में कितनी एब्जॉर्ब की E1, दूसरी बार में कितनी निकाली वो हो जाएगा HC/λ2, ये हो गई। तो इसने नेट कितनी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब, तो वो एब्जॉर्ब की आपने E1 माइनस E2, HC/λ1 माइनस HC/λ2, SC को ले लो बाहर, 1/λ1 माइनस 1/λ2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ये इसने नेट एब्जॉर्ब की, जो नेट एब्जॉर्ब जो की HC 1/λ1 की वैल्यू कितनी है, λ1 दे रखा है 500 नैनोमीटर, 500, और 1/600 नैनोमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, नैनोमीटर में ही रखते हैं अभी इसको। 1/, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 500 और 600 का हो गया 30,000। ठीक है, इससे डिवाइड करो 6 माइनस इससे डिवाइड करो 5, तो HC/, में ये रह गया 1/30,000। ठीक है ना बच्चों, ये रह गया 30,000। अब 1 मिनट, अब देखो ये नैनोमीटर में था ना, नीचे लैम्डा जो था नैनोमीटर में था, तो एचसी की वैल्यू जब लैम्डा को नैनोमीटर में रखते हैं तो एचसी की वैल्यू लगभग 1242 रख देते हैं, मतलब 1242 रख देते हैं। तो 1242 बटे में 3000, तो ये ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ये दे रखा 10⁻⁻4 में दे रखा है। चलो इसको जरा डिवाइड करके देखता हूँ। ये अप्रोक्स 0.414 या 4140 इंटू 10⁻⁻4 भी लिख सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो गया 4140। थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आ सकता है बच्चों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे HC की वैल्यू 1242 ले ली। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, 1240 भी लेते हैं कहीं कहीं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि आंसर में आ जाए। वैसे बिल्कुल करेक्ट है ये। हाँ, अगर H और C की वैल्यू वैसे ही लेते जैसे इन्होंने दे रखी थी तो कुछ और आंसर आता। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आसान था ये। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है जरा ध्यान से समझते हैं। एक मेटल की सरफेस, मतलब मेटेलिक सरफेस है, इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इसके ऊपर रेडिएशन डाला जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा V0। इफ द सेम सरफेस, यही सरफेस दोबारा, उसके ऊपर दोबारा रेडिएशन डाला 2 लैम्डा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अब हो गया इसका V0/4। तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है सरफेस की, तो बहुत इजी है। अच्छा एक बात बताओ, पहले केस में लैम्डा डाला तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 आया, और दूसरे केस में डबल किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/4 आया। क्या यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है आपको? तो सर याद है, E इंटू V0 बराबर HC/λ माइनस HC/λ0। याद आ गया? ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। सर ये तो K का फॉर्मूला था। हाँ, K का ही था। K मैक्स बराबर HC/λ माइनस HC/λ0। K मैक्स की वैल्यू होती है E इंटू V0, जहां V0 को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल का यही फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल। चलो जी, पहली सरफेस से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला, E इंटू V0 बराबर HC/λ, लैम्डा है, इस पे डाली गई वेवलेंथ, और माइनस HC/λ0, लैम्डा नोट हो गई इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
अभी इसी सरफेस के लिए दोबारा E इंटू वी नोट है इस बार, वी नोट बटे 4 बराबर एच सी बटे लैम्डा, लैम्डा इस बार कितना रखा 2 लैम्डा, और माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट, ये रख दिया हमने। तो अब यहां से कैलकुलेशन करके ये बताना है हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल आसान है, इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे कह दो इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। तो ई वी नॉट बटे में ई वी नॉट बटे 4 बराबर एच सी बटे लैम्डा माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट बटे में एच सी बटे 2 लैम्डा माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट। ई वी नॉट कट गया, ये ऊपर चला गया 4 बराबर, देखो एच सी कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो, 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट, और बटे 1 बटे 2 लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 बटे 2 लैम्डा माइनस 4 बटे लैम्डा नॉट बराबर 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट को एक तरफ ले आओ, इस 2 से 4 को काट दो पर 2, तो 2 बटे लैम्डा, और इस 1 बटे लैम्डा को इधर ले आओ, 1 बटे लैम्डा माइनस में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 4 बटे लैम्डा नॉट माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट, ये आ गया 1 बटे लैम्डा, इधर आ गया 4 माइनस 1 तो 3 बटे लैम्डा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो लैम्डा नॉट बराबर 3 लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन बैठ गया बच्चों डी। आसान था, दो सरफेस, सरफेस तो एक ही थी लेकिन उस पर 2 बार अलग अलग रेडिएशन डाला अलग अलग वेवलेंथ का, तो उससे हमने लैम्डा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली बच्चों। आसान सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या दिया है इसमें हमें। इसमें एक ग्राफ दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल के और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब आपको अगर याद होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनाया करते थे हम। इधर होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और इधर होती थी फ्रीक्वेंसी न्यू, और जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता था वहां पे आती थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल के और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो सर इस हिसाब से तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, न्यू नॉट 5 इंटू में 10 की पावर कितनी है, ये 14 हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी निकल आई तो यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन। बहुत आसान है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता था फाई बराबर एच न्यू नॉट। एच की वैल्यू दे रखी है, होती है वो तो ना भी दे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और न्यू नॉट हो गया 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। 14 है, 4 नहीं 14। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फाई की वैल्यू आ गई आपकी जूल में आएगी, क्योंकि ये हर्ट्स में है, और एच की वैल्यू भी आपकी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 दे रखी है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 33 इंटू 10 की पावर माइनस 22 जूल। ये जूल में आ गया 33 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। अब इसे ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते थे बच्चों, 33 इंटू 10 की पावर माइनस 22 बटे में कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसे काटते हैं, देखो काट के बताता हूं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये बैठ रहा है लगभग 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बैठ गया मेरे बच्चों सी। बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान, बस ये ग्राफ हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में यही ग्राफ होता है। काइनेटिक एनर्जी, अगर इधर काइनेटिक एनर्जी ले ली इधर फ्रीक्वेंसी ले ली, उसमें भी यही ग्राफ होता है। फ्रीक्वेंसी को एफ न्यू लिख लो, न्यू।
न्यू। इसके बीच में भी यही ग्राफ होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी और 1/λ ले लिया तो उसके बीच में भी ऐसा ही ग्राफ होता है, और यहाँ पे ये काटता है 1/λ0 पे, और ये यहाँ काटता है लैम्डा वो न्यू नॉट पे। न्यू नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और 1/λ0 को या लैम्डा नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये ग्राफ आपको सारे याद होने चाहिए, ग्राफ पे भी सवाल आते हैं बच्चों। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कर ही दोगे आप, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा। सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, अपने आप को डेंस मत करिए, सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन सब कुछ आपको देंगे। क्वेश्चन ही हर चीज का इलाज है, बस ये समझ लो, हर चीज में आपको क्वेश्चन ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं बाकी। ओके बच्चों।